खबर अलवर से। अलवर में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पानी की किल्लत को लेकर हल्ला बोल महिलाओं ने कलेक्टर आवास का घेराव किया है। घेराव कर धरने पर बैठ गई है महिला प्रदर्शनकारी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 48 में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और इसके बाद महिलाओं ने आज समस्या का समाधान नहीं होने पर कलेक्टर आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गई। सैकड़ों महिलाओं के इस तरह कलेक्टर आवास का घेराव किए जाने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिलाओं से समझाइश की गई, लेकिन नाराज महिलाएं बार बार झूठे आश्वासन दिए जाने से नाराज होकर धरने पर बैठ गई। फिलहाल महिलाओं से समझाइश का दौर जारी है। ज्यादा परेशान है कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी हमारे यहाँ थोड़ा पानी के लिए मतलब मग्गे वगैरह छोटी छोटी बाल्टी भर भर के ला रहे हैं, क्योंकि कितने टाइम से पानी नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल भी टैंकर डलवा रहे हैं हम लोग, और जिन लोगों के अंदर मकान बने हुए हैं जहाँ टैंकर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो हर हालत में हाथ से भर भर के पानी ढो के ला रहे हैं। पूरा इंदिरा कॉलोनी, अट्टा मंदिर और ये पावटा कुआ है, बावड़ी वाला कुआ है, यहाँ पे किसी के भी पानी नहीं आता है। हम 7-8 महीने से रोज बोलते हैं भाई हमको पानी दो। हमारी बोरिंग खराब पड़ी है, वो नहीं ठीक करवाते। न मीठा पानी आता है, वो गंदा आया था 2-3 दिन, अब वो भी बंद हो गया क्योंकि टंकियां भरी ही नहीं जा रही। हमें 8-9 महीने से पानी से परेशान हो रहे हैं। हम बार बार पार्षद के पास फोन करते, कई बार जलदाय विभाग भी हुआ है, कलेक्टर साहब के पास भी पहले आके घेराव दिया था। इन्होंने हमें 4-5 दिन में आश्वासन दिया था कि 4-5 दिन में आपके यहाँ की ट्यूबवेल लगा दी जाएगी या फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। ना तो टंकियां भरी जाती है ना ही कुछ। आज बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं है। 8-7 महीने से बिल्कुल परेशान है। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 21वीं सदी में रह रहे हैं हम लोग। 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरें देखकर अफसोस होता है। पानी के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या कह रही हैं महिलाएं और किस तरह का आश्वासन इन्हें दिया जा रहा है? जी सुमित, अलवर में पानी की समस्या को लेकर कहा जाए तो जलदाय विभाग के अधिकारियों की पूरी तरीके से नाकामी है वो साबित होती है। लगातार पिछले कई सालों से अलवर में गर्मियों के दिनों में लगातार पानी की किल्लत बनी रहती है और हर साल करोड़ों रुपए का बजट इस बात के लिए खर्च किया जाता है कि आगामी वर्ष में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। इतने बोरवेल नए स्वीकृत करा दिए गए हैं, लेकिन जब स्थिति जब सामने आती है तो वो बड़ी भयावह स्थिति होती है। अलवर जिले के आज भी 65 वार्डों में से करीब 25 से 30 वार्डों की स्थिति इतनी खराब है कि जहां आए दिन लोग पानी के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों के और जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रशासन की बात की जाए तो वार्ड नंबर 48 में पिछले 4-5 दिन से जो पार्षद हैं अजय पूनिया, उनके नेतृत्व में अनशन चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, वहां जाकर के वार्ता नहीं की और न ही कोई समस्या का समाधान किया था। तो इस बात से नाराज आज महिलाओं ने कलेक्टर का आवास का ही घेराव करके धरना प्रदर्शन किया। तब अधिकारियों के हाथ पांव फूले और मौके पे पहुंचे। फिलहाल समझाइश और वार्ता का दौर जारी है, लेकिन जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं उनके नाकारा सिस्टम इन सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है राजेंद्र कि इनको हिलाने डुलाने के लिए इस तरह के बड़े प्रदर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाकर ये लोग नींद से जागते हैं और हिलते डुलते हैं। मुझे ये बताइए, वो विधायक साहब कहाँ हैं, वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो चुनावों के वक्त पर आते हैं वोट मांगने के लिए इनके दर पर, इनके दरवाजे पर? उनसे बात हुई आपकी कि भैया इस समस्या का तो समाधान करवाओ? इसी समस्या का समाधान की बात लेकर आप आए थे ना वोट मांगने के लिए, अब कहाँ हैं आप? जी, इस बारे में अधिकारियों से भी और जलदाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग 2 दिन पहले ही मंत्री टीकाराम जूरी ने ली थी। उन्होंने दावा किया था कि जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जाएगा, लेकिन पूर्व में जब गर्मियां शुरू हुई थी उससे पहले भी ये दावा किया गया था मीटिंग लेकर के, और ये कहा गया था कि 35 नए बोरवेल लगाए जा रहे हैं जिससे शहर में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। लेकिन करोड़ों का बजट जा कहाँ रहा है राजेंद्र? करोड़ों का बजट का जो भ्रष्टाचार का जो खेल है, वो जो बोरवेल लगाए जाते हैं और उस के जो उनमें जो सिस्टम लगाए जाते हैं, जो उपकरण लगाए जाते हैं, वो इतने घटिया लगाए जाते हैं जिनकी। ठीक है, तो बजट पास हो रहा है सिर्फ घर भरने के लिए, जेबें भरने के लिए सरकारी कारिंदों की और कुछ जनप्रतिनिधियों की, जो दावे करते हैं कि समस्याओं से, तमाम समस्याओं से आपको निजात दिलवा देंगे, लेकिन यहाँ तो पानी की समस्या ही दूर नहीं हो पा रही है। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से। जयपुर में रोडवेज कर्मी आज प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे अर्धनग्न होकर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। मांगों को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तक जून का वेतन और पेंशन इन्हें नहीं मिला है। बढ़ा हुआ डीए और 7वां वेतन आयोग लागू करने की भी मांग है। ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले
अब से नहीं कर रहे हैं रोडवेज कर्मी प्रदर्शन, काफी लंबे समय से इनका प्रदर्शन जारी है और अब थक हार कर ये लोग प्रदर्शन को नया रूप दे रहे हैं, दूसरे तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसी से किसी के कोई हरकत में आए, कानों पर जू रेंगे। आज अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा, रोडवेज कर्मी प्रदर्शन करेंगे। जून का वेतन नहीं मिला है अब तक रोडवेज कर्मियों को, अगस्त चल रहा है, जून का वेतन भी नहीं मिला है, तो सोचिए किस तरह से लोग अपना जीवन, अपनी दिनचर्या, अपना परिवार चला रहे होंगे। नई भर्ती की मांग भी कर रहे हैं लोग, 7वें वेतन को भी लागू करने की बात कर रहे हैं। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कह रहे हैं ये लोग, और जरा ये भी बताइएगा कितने लंबे समय से प्रदर्शन इनका चल रहा है, क्या मांगे हैं लगातार इनकी, और क्या किसी मांग पर कोई सहमति बनी अब तक? देखिए, जो रोडवेज कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि उनको जो वेतन मिल रहा है या जो पेंशन मिल रही है वो समय पे दी जाए। हमेशा 1 महीना कम से कम डिले चल रही है इनका वेतन पेंशन, और इस बार 2 महीने डिले हो चुका है। जून माह का वेतन अभी तक रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला है। अगस्त में आपको बताया कि तीज और राखी का एक बड़ा त्योहार है, लेकिन रोडवेज कर्मियों के हाथ खाली है। एक बड़ी मांग इनकी यही है कि समय में वेतन पेंशन दी जाए। उसके अलावा 7वां वेतन आयोग 2016 से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिल रहा है उसका लाभ, लेकिन रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा रोडवेज में नई बसें खरीदने, नई भर्तियां करने की मांग इनकी लगातार बनी हुई है। कुल मिलाकर रोडवेज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की इन कर्मचारियों की लगातार मांग है। और पिछले 2.5 साल से जब इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। जो रोडवेज के 6 संयुक्त संगठन है, श्रमिक संगठन है, उनका एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जो कि पिछले सरकार के समय ही बन गया था। उसने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया। उस आंदोलन की कड़ी में ही आज सरकार उनकी ओर ध्यान आकर्षण के लिए एक अर्धनग्न प्रदर्शन प्रदेश भर में किया जाएगा। जयपुर में जितने भी डिपो में वैक्सीन लेने का, जयपुर डिपो, डायरेक्ट डिपो, इन तमाम जो इनके कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो सभी लोग जो हैं वो दोपहर 1 से 2 बजे तक सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ये प्रदर्शन करेंगे। इन गेट से लेकर आउट गेट तक छोटी सी रैली निकाली जाएगी, जिसमें ये लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा चानू की मदद के लिए पीएम को उन्होंने धन्यवाद दिया। टोक्यो जाने से पहले 2 प्लेयर्स की मदद की गई थी। पीएम ने खुद चानू के इलाज, ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। अमेरिका में अच्छी मेडिकल केयर और ट्रेनिंग के लिए मदद की थी। मणिपुर के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, धन्यवाद किया प्रधानमंत्री का। चानू की मदद के लिए पीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने टोक्यो जाने से पहले 2 प्लेयर्स की मदद की थी, इलाज और ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। She narrated the story that I was having some back pain, which I could not even have the training. Then this message has gone to the PMO office. Then PMO directly, Prime Minister has directly intervened, and the PMO office has asked her to go to America along with 4 courses. The expenses were borne by the central government, PMO office. So that kind of things I heard from the Mirabai, the silver medalist. So we are really proud of the work, the way how the Honorable Prime Minister deal for a even for a athlete ना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के सांसदों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में आपसी मतभेदों को भुलाकर केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया गया। मतभेद भुलाइए, तालमेल बनाइए, केंद्र के कामों को जन जन तक पहुंचाइए, विपक्ष के आरोप पर करिए वार, लोगों से मिलिए, सच्चाई बताइए, पार्टी पहले पीछे कलेश, यही है दिल्ली का संदेश।
दिन में नड्डा ने एक शिक्षक की तरह राजस्थान के बीजेपी सांसद और संगठन के नेताओं को एकता का पाठ पढ़ाया, तो रात में भूपेंद्र ने भोज पर सबको मिलाया। डिनर डिप्लोमेसी में मकसद सिर्फ एक, पार्टी और संगठन में बेहतर तालमेल, आपसी मतभेदों को दरकिनार कर केंद्र के कामों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी के सांसदों और संगठन पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। ये बैठक राजस्थान बीजेपी के लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि मरूधरा में पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। मरूधरा की आवाम में ऑल इज वेल का संदेश नहीं जा रहा है। ऐसे में इस बैठक के जरिए प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डिनर पार्टी के जरिए सबको एक साथ लाने की कोशिश की। सबने जेपी नड्डा के साथ एक टेबल पर भोजन किया और एकजुटता का संदेश भी दिया। उनके क्षेत्र में संगठन के काम को लिए जो हमने 3 बना रखे हैं कि हमारा सशक्त मंडल हो, सक्रिय बूथ हो और पन्ना प्रमुख को उसकी रचना जो तैयार करनी है उसके बारे में सबको टाल दिया। और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो नीचे मंडल तक और मंडल से नीचे तक ले जाने के लिए आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में। सांसदों की एक नियमित बैठक लगातार होती है कि संगठन के कामों में सांसदों की भूमिका और सेवाई संगठन को लेकर जिस प्रकार से पार्टी ने काम किया उसकी चर्चा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे आगामी अन्य कार्यक्रम हो, इसको लेकर कैसे हम लोग, और बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव भी हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। इससे पहले दिन में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों और संगठन से जुड़े नेताओं को संबोधित किया और पार्टी की रणनीतियों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र के कल्याणकारी कामों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही विपक्ष के आरोपों पर आक्रामक तरीके से पलटवार का भी संदेश दिया। खासकर कोरोना काल के दौरान विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देने का पाठ भी पढ़ाया। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर तो शामिल हुए ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की। बैठक में सतीश पुनिया ने प्रदेश संगठन की वर्किंग को लेकर अपना पक्ष भी रखा। 2 विधानसभा के उपचुनाव उसकी तैयारी करनी, लेकिन अभी हम लोग इस पर जिलों पर फोकस करेंगे। खासतौर पर जो पार्टी का केंद्र का अभियान है, हमारा जो सशक्त मंडल है, बूथ समितियों की सक्रियता है, ये तमाम चीजें जिसके आधार पर हम लोग पार्टी को ग्रास रूट पर और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे करें, इस पर चर्चा हुई। हम लोगों ने पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की सक्रियता के लिए और वहां विस्तारक लागू करने का निर्णय लिया है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, उसमें अरुण सिंह जी रहेंगे। पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं और जिस प्रकार के कोविड के अंदर कार्य हुए हैं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो संगठन ने कार्य किए हैं, और विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो, चाहे घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, प्रत्येक कार्य जो केंद्र सरकार ने किया है उसको जनता के बीच में हम सबको लेकर जाना। और जिस प्रकार से विपक्ष के लोग जो सरकार पर, हमारी केंद्र सरकार पर झूठे आरोप जो लगा रहे हैं, उनका हमें तथ्यों के साथ में जनता के बीच जाकर उसका जनता को अवगत कराना। बैठक के पीछे हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने भूपेंद्र यादव की भूमिका अहम मानी जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन्होंने ही सभी सांसदों और पदाधिकारियों को निमंत्रित कर आने की अपील की थी। आलाकमान के करीबी और प्रदेश की अंदरूनी सियासत में पैर रखने वाले भूपेंद्र यादव की कोशिश है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पुख्ता जमीन तैयार कर ली जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपसी कलेश को दरकिनार कर सभी गुट सिर्फ पार्टी के लिए काम करें। अब देखना है कि दिल्ली से दिया गया एकता का यह संदेश राजस्थान बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट। वल्लभनगर और धरावद सीट का उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। दोनों सीटों के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाने के साथ ही भगवान राम पर गुलाब चंद कटारिया की टिप्पणी को लेकर बीजेपी को घेरने पर भी सहमति बनी। देखिए ये रिपोर्ट। राम भरोसे विधानसभा उपचुनाव का वार। भगवान राम के मामले में जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश करती है, अब तो भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताने लग गई। इसलिए बीजेपी का तो भगवान मालिक है, अब तो राम ही इनका इलाज करेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। महंगाई का मुद्दा,
केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई, अपनी घोषणा के बावजूद भी। ये बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसको जनता में आक्रोश है। 25 में से 25 सांसद दिए जाने के बावजूद भी एक फूटी कोड़ी केंद्र से वो लोग बाग नहीं ले पाए। प्रदेश की वल्लभनगर और धारियावाद सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए पार्टी ने दोनों सीटों पर 7 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। इन कमेटियों की पहली बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपचुनाव जीतने की रूपरेखा और रणनीति पर मंथन किया गया। उनमें जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो चाहे दूसरी हो, और कार्यकर्ता संगठन और सत्ता के लोग दोनों समन्वय के साथ में कैसे वहाँ पर प्रचार प्रसार करें। हमेशा ये कहावत है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। वहाँ पर समस्त कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एक अनइमेजिनेबल मार्जिन आया। ये दोनों जो चुनाव हैं, चाहे वो वल्लभनगर हो चाहे दरियावद हो, कांग्रेस पार्टी के सब नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। निश्चित रूप से एकता है, आपने बाई इलेक्शंस में देखी। वहीं उपचुनाव से पहले भगवान राम को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर है। तो वो ये कह रहे हैं कि राम को, श्री राम को, भगवान को भी पहचान बीजेपी ने दिलवाई है। बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, केवल धर्म की बातें करो और धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके वोट लेने की बातें करो। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं बीजेपी। कांग्रेस दावा कर रही है कि राज्य सरकार के कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किए गए विकास कार्यों के चलते पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन इसके साथ ही पार्टी राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी जैसे मसले को लेकर भी चल रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने से उपचुनाव में उसका भला हो सकता है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। नंबर है 7977773753। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा